नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का नैंसी क्लासेस में। आज मैं नैंसी आप सभी के लिए एनवायरमेंटल स्टडीज़ के टॉप मोस्ट क्वेश्चंस लाई हूँ, जो कि आपके सुपर टेट एग्जाम एंड अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि यदि आपके लिए वीडियो हेल्पफुल होता है, वीडियो आपको अच्छा लगता है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना एंड शेयर करना ना भूलिएगा। आपका छोटा सा रिस्पॉन्स मुझे मोटिवेट करता है ताकि मैं आपको इसी तरीके की और भी वीडियोज़ ला पाऊँ। तो आपका रिस्पॉन्स मायने रखता है, इसीलिए आप लोग कोई ना कोई रिस्पॉन्स जरूर दे के जाएँ। आपका पहला क्वेश्चन है कि रंध्र का खुलना और बंद होना निर्भर करता है। अच्छा क्वेश्चन है। क्लोरोफिल पर, प्रकाश पर, कार्बन डाइऑक्साइड पर या फिर पत्तियों पर। सबसे पहले तो हम लोग रंध्र के बारे में जान लेते हैं कि स्टोमेटा होते क्या हैं। आप लोगों ने पौधों की पत्तियां देखी होंगी, कुछ इस तरीके से होती हैं। हालांकि पत्तियों का आकार थोड़ा सा चेंज होता रहता है, ठीक है। तो ये जो पत्तियां हैं, पौधों की पत्तियों पर आप लोगों ने छोटे छोटे से छिद्र देखे होंगे। इस तरीके से छिद्र होते हैं। ये जो छिद्र होते हैं छोटे छोटे से, ये छिद्र बहुत काम के होते हैं। ये आपके पादप जो होते हैं, पादपों में गैसेस जो होती हैं, गैसों का आदान प्रदान करते हैं। क्या करते हैं? गैसों का आदान प्रदान करते हैं। एग्जाम में पूछा जाता है कि गैसों का आदान प्रदान पादपों में कौन करता है, तो रंध्र करते हैं, स्टोमेटा करते हैं। ये चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक। ये छोटे छोटे से छिद्र के फॉर्म में आपके जो है पत्तियों पर होते हैं। आपके जो रंध्र हैं, इनका खुलना और बंद होना आपके प्रकाश पर यानी कि लाइट पर निर्भर करता है, इसीलिए आपका ऑप्शन 2 एकदम करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे कि विटामिन ए, विटामिन बी और कैरोटीन के निर्माण में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है? हाइड्रोजन की, ऑक्सीजन की, प्रकाश की या प्रोटीन की? आप लोगों को कैरोटीन के बारे में जानना होगा क्योंकि कैरोटीन इंपॉर्टेंट बनता है एग्जाम में। कैरोटीन का संश्लेषण बेसिकली पौधों द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? पौधों के द्वारा इसका संश्लेषण किया जाता है। जंतु जो है आपके कैरोटीन का संश्लेषण नहीं कर सकते। ये चीज़ आपको याद रखनी है, एग्जाम में पूछी जा सकती है। इस टाइप के क्वेश्चन अक्सर सीटेट वगैरह की परीक्षा में बनते हैं, जिनका लेवल थोड़ा सा अच्छा होता है। ऐसी परीक्षाओं में ये क्वेश्चन बनते हैं। तो कैरोटीन के बारे में याद रखना है कि इनका संश्लेषण जो है आपके पौधों द्वारा किया जाता है। जंतुओं द्वारा आपके कैरोटीन का संश्लेषण नहीं किया जाता है, ठीक है। आप लोगों ने बीटा कैरोटीन का नाम सुना होगा, बीटा कैरोटीन। ये जो बीटा कैरोटीन होता है, ये बीटा कैरोटीन बेसिकली आपके शरीर में पहुंचकर विटामिन ए बन जाता है। क्या बन जाता है? विटामिन ए बन जाता है। अक्सर आपके विटामिन ए के रूप में इसे जाना जाता है, बीटा कैरोटीन को। ये चीज़ आपको याद रखनी है, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं आपसे, ठीक है। तो आपके विटामिन ए, विटामिन बी और कैरोटीन के निर्माण में जो महत्वपूर्ण भूमिका होती है वो सनलाइट की होती है, यानी कि प्रकाश की होती है। इसीलिए आपका थर्ड ऑप्शन एकदम करेक्ट होगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है आपसे कि अल्प दीप्तिकाली पौधे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अल्प दीप्तिकाली पौधों को शॉर्ट लाइट प्लांट भी कहते हैं या फिर शॉर्ट डे प्लांट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शॉर्ट डे प्लांट, ठीक। इनको हम लोग शॉर्ट डे प्लांट भी कहते हैं। ये चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक। अब बात आती है कि ये कौन से पौधे होते हैं? तंबाकू, सोयाबीन, तंबाकू एवं सोयाबीन दोनों, या इनमें से कोई नहीं? पहले तो हम लोग अल्प दीप्तिकाली पौधों के बारे में जान लेते हैं कि ये कौन से पौधे होते हैं। तो ऐसे पौधे जिनके पुष्पन के लिए कम प्रकाश की आवश्यकता होती है, ऐसे पौधों को अल्प दीप्तिकाली पौधे कहा जाता है। कैसे पौधों को? जिनके पुष्पन के लिए कम प्रकाश की आवश्यकता होती है, कम प्रकाश की आवश्यकता होती है, ठीक। तो ऐसे पौधों को हम लोग क्या कहते हैं? अल्प दीप्तिकाली पौधे कहते हैं, ठीक। अब बात आती है कि ये जो पौधे हैं ये प्रायः जाड़े की ऋतु में होते हैं। कब होते हैं? जाड़े जो होते हैं आपके जाड़ों में होते हैं, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखनी है, जाड़े की ऋतु में ये जो बेसिकली पौधे होते हैं ये होते हैं। और ये बसंत में पुष्पन करते हैं। कब करते हैं? इनका पुष्पन का काल जो होता है वो बसंत ऋतु होता है, ठीक है। बसंत आप लोग को पता होगा। तो वसंत जो ऋतु होती है, वसंत ऋतु में बेसिकली इनका जो है पुष्पन का काल होता है। ये चीज़ आपको याद रखनी होगी, ठीक। अब यहाँ पर बात आती है कि अल्प दीप्तिकाली पौधे इनमें से कौन कौन से हैं। तो आप लोगों ने सोयाबीन सुना होगा। सोयाबीन आपका एक अल्प दीप्तिकाली पौधा होता है। साथ ही साथ आपका जो है जैंथियम, ठीक है, एक जैंथियम नाम का भी होता है। ये भी आपका एक तरीके का जो है अल्प दीप्तिकाली होता है। क्या होता है? अल्प दीप्तिकाली होता है। ये चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है, जैंथियम, ठीक। इनके अलावा तंबाकू यानी कि टोबैको भी आपका एक तरीके का अल्प दीप्तिकाली पौधा है, यानी कि इनके लिए हमें कम प्रकाश की आवश्यकता होती है। इसीलिए सोयाबीन की खेती जो है आपके सर्दियों में की जाती है। आप लोगों ने देखा होगा, जिनके खेत वगैरह होंगे, जिनका संबंध ग्रामीण क्षेत्र से होगा, तो उनको ये चीज़ पता होगी कि सोयाबीन बेसिकली सर्दियों में बोया जाता है, ठीक है। तो सोयाबीन जो है इसीलिए सर्दियों में बोया जाता है क्योंकि
उसको कम प्रकाश की आवश्यकता होती है। ठीक, यहाँ पर आप लोगों ने जाना कि तंबाकू एवं सोयाबीन हमारे दोनों के दोनों अल्पदीप्तिकाली पौधों में आते हैं। आपका जेंथियम भी अल्पदीप्तिकाली पौधों में ही आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे कि छाया प्रिय पौधों को कहते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि छाया प्रिय पौधे यानी कि जो शेड लविंग प्लांट्स होते हैं इनको क्या कहा जाता है? हेलियोफिलस, प्रकाश प्रिय, सूर्यतापी या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, पहले तो छाया प्रिय पौधों के बारे में जान लेते हैं कि छाया प्रिय पौधे होते क्या हैं। तो ऐसे प्लांट्स जो छाया में उगते हैं, ऐसे प्लांट्स को हम क्या कहते हैं? छाया प्रिय पौधे कहते हैं। ठीक है, जैसे आपका छाया प्रिय पौधों के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? टेक्सस। टेक्सस बेसिकली आपका एक छाया प्रिय पौधा है, टेक्सस। ठीक, टेक्सस के अलावा और कौन सा? टेक्सस के अलावा आपका एबीज। ठीक है, एबीज। एबीज के अलावा पाइसिया, ये 3 जो हैं आपके ऐसे पौधे हैं जो आपके शेडो लविंग प्लांट्स में आते हैं। ठीक है, पाइसिया, टेक्सस, एबीज। ठीक, अब यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि इन पौधों को हम लोग कहते क्या हैं? ये तो प्लांट के नाम हुए, लेकिन इन पौधों को हम लोग क्या कहते हैं? तो इन पौधों को हम लोग कहते हैं हेलियोफिलस। क्या कहते हैं? हेलियोफिलस, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 एकदम करेक्ट होगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन अच्छा है, एंजाइम क्रियाशीलता का सर्वोत्तम तापमान है 10 डिग्री सेल्सियस से 15 डिग्री सेल्सियस, 35 डिग्री सेल्सियस से 45 डिग्री सेल्सियस, 25 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री सेल्सियस, या इनमें से कोई नहीं। तो आप लोगों को पहले एंजाइम के बारे में थोड़ा सा जान लेना चाहिए। एंजाइम जो है आपकी एक तरीके के प्रोटीन होते हैं। क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं। ये चीज़ याद रखना है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, याद रखिएगा आप लोग। एंजाइम एक तरीके का प्रोटीन होता है। ठीक, ये एंजाइम जो है आपके शरीर में केमिकल जो प्रतिक्रियाएं हैं इनको तेज करता है। ये आपके शरीर में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं एंजाइम। ये आपके जो शरीर है उसमें जितनी भी केमिकल प्रतिक्रियाएं होती हैं, केमिकल रिएक्शंस होती हैं, उनको तेज करते हैं। साथ ही साथ आपके भोजन को पचाने में, मांसपेशियां बनाने में, और शरीर में जो आपके टॉक्सिक जो पदार्थ होते हैं, टॉक्सिन विषाक्त पदार्थ होते हैं, उनको खत्म करने में आपके एंजाइम जो हैं आपके हेल्प करते हैं। ये चीज़ आपको याद रखनी है एंजाइम के बारे में। एंजाइम जो हैं आपके 25 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच में जो है क्रियाशील होते हैं, इसीलिए आपका ऑप्शन 3 एकदम करेक्ट होगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि है आपसे कि अल्पाइन वृक्ष किस ऊंचाई पर मिलते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि अल्पाइन वृक्ष होते क्या हैं, मतलब इनके अल्पाइन वृक्ष में कौन कौन से वृक्ष आते हैं, ये पूछा जाता है। और ऊंचाई इंपॉर्टेंट बनती है, कई बार एग्जाम में पूछी गई है। ठीक है, ऑप्शन है आपके 1000 से 1200 मीटर, 10,000 मीटर से 12,000 मीटर, 3600 मीटर से 4000 मीटर, 5000 मीटर से 6000 मीटर। पहले तो अल्पाइन वृक्ष के बारे में जान लेते हैं। तो आपके जो अल्पाइन वृक्ष होते हैं वो बेसिकली हिमालयन जो प्रदेश होते हैं, हिमालयन प्रदेश में पाए जाते हैं। ठीक है, इनकी जो औसत ऊंचाई है वो बेसिकली आपके 2500 मीटर से लेके 2500 मीटर से कितनी मानी जाती है? 4000 मीटर मानी जाती है। ठीक है, 4000 मीटर। कई जगह आपको ये थोड़ी सी ऊंचाई कम ज़्यादा मिल सकती है, तो आप लोग एक एवरेज याद रखिएगा कि 2500 मीटर से लेके 4000 मीटर तक हमारे अल्पाइन वृक्ष की ऊंचाई मानी जाती है। अब आपको ये देखना है कि आपका कौन सा ऑप्शन जो है इसमें फिट बैठ रहा है। जैसे पहला ऑप्शन क्या है आपका है 1000 से 1200 मीटर। क्या 1000 से 1200 मीटर 2500 और 4000 के बीच में आता है? बिल्कुल भी नहीं आता। फर्स्ट ऑप्शन आपका गलत हो गया। दूसरा है आपसे 10,000 मीटर से 12,000 मीटर, ये तो बहुत ज़्यादा हो गया, हमारा तो 4000 ही लिमिट है लास्ट। ठीक, तो दूसरा ऑप्शन भी इनकरेक्ट हुआ। आपसे थर्ड ऑप्शन है 3600 मीटर से 4000 मीटर। आप लोग देख सकते हैं कि हमारा थर्ड ऑप्शन फिट बैठता है हमारी लिमिट के अंदर, इसीलिए थर्ड ऑप्शन एकदम करेक्ट होगा। अब बात आती है कि अल्पाइन वृक्ष हमारे कौन कौन से होते हैं। आप लोगों ने स्प्रूस का नाम सुना होगा, स्प्रूस। ठीक, ये आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछा जाता है स्प्रूस। ठीक, स्प्रूस के अलावा मैं फिर से लिख देती हूँ, स्प्रूस के अलावा आप लोगों ने कैल का नाम सुना होगा। कैल भी आपका एक अल्पाइन वृक्ष की कैटेगरी में आता है। साथ ही साथ आपका देवदार आपका अल्पाइन वृक्ष की कैटेगरी में आता है। इतने आपको चीज़ें याद रखनी अल्पाइन वृक्ष के बारे में। ठीक है, थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट हुआ था। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि आपसे कि मरुद्भिद पौधों में प्रायः पत्तियां किस रूप में यानी कि किस में बदल जाती हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि आपके जो मरुद्भिद पौधे होते हैं, डेसिडस प्लांट जिन्हें आप कहते हैं, इनमें आपकी पत्तियां किस में बदल जाती हैं? जड़ों में, कांटों में, तनों में, या इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहले तो आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि आपके जो मरुद्भिद पौधे हैं ये बेसिकली कहाँ उगते हैं। तो आपके जो शुष्क भाग होते हैं, शुष्क भाग यानी कि जहाँ पर पानी की कमी होती है,
ऐसी जगहों पर आपकी मरुद्भिद पौधे उगते हैं। इनकी जड़ें बहुत ज़्यादा गहराई पर चली जाती हैं। इनकी जड़ें इसलिए गहराई पर चली जाती हैं ताकि ये गहराई से जाके पानी जो है इनको सोख सकें, ठीक। इसलिए इनकी पौधे ज़मीन में बहुत ज़्यादा गहराई पर चली जाती हैं। इनकी जड़ें बहुत ज़्यादा लंबी होती हैं, पानी की तलाश के लिए इनकी जड़ें लंबी होती हैं, ठीक। मरुद्भिद पौधों में आपके कौन कौन से आते हैं, ये तो आपकी एक कैटेगरी है, लेकिन इसके अंदर आपकी कौन कौन सी जो हैं पौधे आते हैं, जैसे आपने नागफनी का नाम सुना होगा, ठीक। नागफनी, नागफनी के अलावा आपका होता है यूफोबिया, यूफोर्बिया, यूफोर्बिया के अलावा आप लोगों ने एकासिया का नाम सुना होगा, एकासिया। और एक और है आपका जो मैं रिकॉल नहीं कर पा रही, बट हाँ कैजुराइना, एक और है आपका कैजुराइना। मैं यहाँ ऊपर लिख देती हूँ इसको, कैजुराइना, कैजुराइना। ये आपका सीटेट की परीक्षा में पूछा गया है, कैजुराइना, ठीक। याद रखना है आपको कि नागफनी, यूफोर्बिया, एकासिया एंड हमारा जो है कैजुराइना, ये हमारे मरुद्भिद यानी कि डेसिडस प्लांट्स में काउंट होते हैं। ये चीज़ आपको याद रखना है। तो आपके जो मरुद्भिद पौधे हैं इनमें बेसिकली जो पत्तियां हैं वो आपके कांटों के रूप में बदल जाती है, किसमें, कांटों में, ठीक है। याद रखना है, ऑप्शन 2 एकदम करेक्ट होगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि आपका कि वनस्पतियों के सड़ने से कौन सी गैस निकलती है। आपके जब प्लांट्स डिकम्पोज होते हैं तो एक गैस निकलती है, वो गैस आपको बता रहे हैं कौन सी निकलती है। ऑप्शन हैं आपके कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन या इथेन, ठीक है। तो आपके जब प्लांट्स जो हैं डिकम्पोज होते हैं तो बेसिकली मीथेन गैस जो है निकलती है, कौन सी, मीथेन। थर्ड ऑप्शन एकदम करेक्ट होगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि है आपसे कि वायुमंडल में आर्गन की कितनी मात्रा पाई जाती है। ये वाला क्वेश्चन आपसे एग्जाम में कई बार पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है। आपके वायुमंडल में बेसिकली जो गैसें हैं उनका कंपोजिशन मैं आपको बता चुकी हूँ। अब आपसे यहाँ पर पर्टिकुलरली आर्गन के बारे में पूछा गया है कि आर्गन जो गैस है वो आपके वायुमंडल में कितनी मात्रा में पाई जाती है। ऑप्शन हैं आपके 0.003%, 0.03%, 1% या फिर 0.93%। तो यहाँ पर हम लोग पहले ये जान लेते हैं कि वायुमंडल में गैसों का कंपोजिशन यानी कि कौन कौन सी गैसें आपकी वायु में पाई जाती हैं। आप लोगों ने नाइट्रोजन का नाम सुना होगा। तो नाइट्रोजन जो है आपकी, नाइट्रोजन आपके वातावरण में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है, ठीक है। कितने प्रतिशत, 78%। कितना, 78%, याद रखना है। उसके बाद आपका ऑक्सीजन होता है। ऑक्सीजन आपके वायुमंडल में कितनी होती है, तो ऑक्सीजन जो है आपके वायुमंडल में 21% होती है, ठीक। फिर आपका जो CO2 होती है यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, वो आपकी होती है 0.03%। ये आप देखो, आप एक काम करना है इसके लिए, एक छोटा सा पेज लेना, उस छोटे से पेज पर इस चीज़ को, कंपोजिशन को लिख लेना और अपने सामने टांग लेना। एग्जाम में कई बार आता है आपसे, कई बार आपसे सेंडिंग ऑर्डर पूछ लिया जाता है, कई बार डिसेंडिंग ऑर्डर पूछ लिया जाता है आपकी मात्रा के हिसाब से। तो ये चीज़ याद रखनी है कि नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा, फिर ऑक्सीजन, फिर कार्बन डाइऑक्साइड, और कितनी कितनी है ये आपको याद रखनी होगी। एग्जाम में सीधा सीधा पूछा जाता है। अब बात आती है आपकी आर्गन की। तो आपकी वायु में यानी कि वायुमंडल में जो आर्गन का प्रतिशत है वो है आपका आर्गन का 0.93%, ठीक है। इसके अलावा भी आपकी वायु में नियॉन गैस भी पाई जाती है, कौन सी, नियॉन, ठीक। नियॉन कितनी पाई जाती है, नियॉन जो आपकी पाई जाती है वो पाई जाती है आपकी 0.001%, ठीक है। मैं इसको हटा देती हूँ तो आपको समझ आएगा, ठीक। यहाँ पर आप लोगों ने नियॉन के बारे में जान लिया। अब बात आती है हीलियम की। तो हीलियम आपके वायुमंडल में कितनी मात्रा में पाई जाती है। हीलियम आपके वायुमंडल में 0.0005% होती है, ठीक है। मेथेन कितनी होती है, तो मेथेन वायुमंडल में होती है आपके कितना परसेंट, 0.00017%, ठीक है। जलवाष्प यानी कि आपके जो है H2O, जिन्हें आप कहते हैं जलवाष्प, ठीक है। जलवाष्प आपकी जो है जलवाष्प कितनी होती है, तो जलवाष्प का जो परसेंटेज है वो है आपका 0.05 से 1%, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक। इतनी चीज़ें आप लोगों ने जानी कि आपके वायुमंडल में नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, आर्गन आपकी 0.93%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%, नियॉन 0.001%, हीलियम 0.0005%, मेथेन 0.00017% और आपकी H2O यानी कि जलवाष्प
0.05 से आपका 1% पाई जाती है। यहाँ पर मैंने आपको सारी चीज़ें बताई, आप लोगों को याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जा सकती है। आप लोग यहाँ पर समझ गए होंगे कि आर्गन का परसेंट वायुमंडल में कितना होता है, तो होता है 0.93%, यानी कि फोर्थ ऑप्शन एकदम करेक्ट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे कि संसार का सबसे बड़ा लोएस्ट मैदान किस देश में स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत में, चीन में, अमेरिका में या नेपाल में। ठीक है, आपको एक चीज़ बता दूं कि आपके जो लोएस्ट मैदान है ये आपके दो तरीके को आपको देखने को मिलेंगे। एक होगा आपका रेगिस्तानी, कौन सा होता है, एक होता है आपका रेगिस्तानी, और दूसरा जो होता है वो होता है आपका हिमनदीय लोयस। ठीक है, हिमनदीय लोयस। ठीक, एक होता है रेगिस्तानी लोयस। आपका जो संसार का सबसे बड़ा रेगिस्तानी लोयस है वो आपके चीन में, कहाँ पर, चीन में स्थित है। चीन में कहाँ पर, बेसिकली उत्तरी चीन में। ठीक, ये चीज़ आपको याद रखना है। हो सकता है आपसे कभी इस तरीके से पूछ ले तो आपको याद रखना है कि उत्तरी चीन जो है, उत्तरी चीन में आपका लोयस का मैदान जो है स्थित है, जो कि आपके संसार का सबसे बड़ा लोयस का मैदान होता है। अब यूरोप में भी लोयस के मैदान होते हैं। यूरोप में कहाँ कहाँ पर, यूरोप आपका एक कॉन्टिनेंट है। यूरोप में आपके कौन से देश में, जर्मनी, जर्मनी के अलावा कहाँ पर, जर्मनी के अलावा आपके फ्रांस, फ्रांस के अलावा आपके बेल्जियम, जर्मनी, फ्रांस और बेल्जियम में भी आपके जो हैं लोयस के मैदान होते हैं, लेकिन यहाँ पर आपके हिमनदीय लोयस होते हैं। कौन से होते हैं, हिमनदीय लोयस होते हैं, हिमनदीय लोयस। वहीं पर आपकी चाइना में कौन से, रेगिस्तानी लोयस, जो कि आपकी संसार का सबसे बड़ा लोयस का मैदान है। अब बात आती है जो लोयस वर्ड है, ये जो लोयस वर्ड है ये बेसिकली जर्मनी का एक प्रांत था, उसका नाम था अल्सेस। ठीक है, अल्सेस एक प्रांत था जिसका नाम था अल्सेस। इस अल्सेस प्रांत में स्थित एक लोयस ग्राम था, उस ग्राम के नाम पर इस जो ये जो वर्ड है लोयस ये पड़ा था। ठीक है, तो ये कहाँ पर था, जर्मनी के अल्सेस प्रांत में स्थित लोयस ग्राम। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। यहाँ पर आप लोग समझ गए होंगे कि संसार का सबसे बड़ा लोयस मैदान चाइना में स्थित है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे कि वायु द्वारा उड़कर दूसरे स्थान पर पहुंची मृदा कहलाती है। उड़न मृदा, बातोड़ मृदा, अपरदित मृदा, या इनमें से कोई नहीं। तो आपका वायु जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर उड़कर पहुंच जाती है, तो यहाँ पर आपसे यही पूछा गया है कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंची मृदा क्या कहलाती है। उड़न मृदा यानी कि फ्लाइंग सॉइल, एलुवियल सॉइल, या इरोडेड सॉइल, या इनमें से कोई नहीं। तो ऐसी मृदा को हम लोग एलुवियल सॉइल यानी कि बातोड़ मृदा कहते हैं। आपका सेकंड ऑप्शन एकदम करेक्ट होगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि आपसे कि मृदा में औसतन कितना प्रतिशत कार्बनिक पदार्थ पाया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगेन, कि मृदा में कितना प्रतिशत आपका कार्बनिक पदार्थ जो है आपके ऑर्गेनिक मैटर पाए जाते हैं। 2%, 5%, 10%, 8%। तो आपकी 5% जो है आपकी ऑर्गेनिक मैटर्स जो है आपकी सॉइल जो होती है उसमें पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे कि पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग किसने किया। इकोलॉजी जो शब्द था, इकोलॉजी वर्ड, इसका प्रयोग सबसे पहले किसने किया था। अर्नेस्ट हैकेल ने, अर्नीनीज ने, चार्ल्स हैटन ने, या इनमें से कोई नहीं। तो आपके जो अर्नीनीज हैं इन्होंने सबसे पहले इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था। आपका सेकंड ऑप्शन एकदम करेक्ट होगा। कब किया था ये इंपॉर्टेंट बनता है, तो 1973 में किया था। कब किया था, 1973 में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे कि श्वसन मूल किस प्रकार के वनस्पति में मिलता है। आपसे रेस्पिरेटरी रूट के बारे में पूछा गया है कि रेस्पिरेटरी रूट जो होते हैं आपकी कौन से प्लांट में पाए जाते हैं। सदाबहार वन, एवरग्रीन फॉरेस्ट जिन्हें आप कहते हैं, मैंग्रोव वन, पर्वतीय वन, या फिर मरुस्थलीय वन। ठीक है, तो आपके श्वसन मूल जो होते हैं बेसिकली आपके मैंग्रोव वन में पाए जाते हैं। किसमें, मैंग्रोव वन में पाए जाते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, आया हुआ क्वेश्चन है। जो आपके मैंग्रोव होते हैं ये मैंग्रोव आपके बेसिकली खारा जो पानी होता है, जहाँ पर आपका खारा पानी होता है, खारा पानी के अलावा अर्ध खारा पानी, अर्ध खारा का मतलब है जहाँ पर थोड़ा खारा थोड़ा मीठा पानी हो, तो अर्ध खारे पानी और खारे पानी में आपके ये जो मैंग्रोव है ये उगते हैं। ठीक है, यह पौधे जो हैं आपके बेसिकली जो तटीय क्षेत्र हैं, तटीय क्षेत्रों में उगते हैं। क्यों उगते हैं तटीय क्षेत्रों में, क्योंकि आप सभी को पता है तटीय क्षेत्रों में आपकी जो नदियां हैं, नदियां किसी सागर में जो हैं बहती हैं। ठीक है, तो नदियां जब आपके किसी सागर में आपकी जो है बहती हैं तो
वहाँ होता क्या है कि जल आपका जो है मीठा भी होता है और खारा भी होता है, क्योंकि आपकी नदी जो है पानी जो बहा कर लाई है, ठीक है, फिर आपका यहाँ से समुद्र लग जाता है, यहाँ पर समुद्र में खारा पानी है, जो आपका नदी वाटर बहा के लाई है, यहाँ पर खारा पानी, यहाँ पर मीठा पानी, खारा पानी और मीठा पानी जहाँ पर आपका मिलता है, यानी कि जहाँ मिश्रण होता है, बेसिकली ऐसी जगह पर आपके मैंग्रोव फॉरेस्ट हैं वो पाए जाते हैं। मैंग्रोव फॉरेस्ट आपके प्रकृति के लिए बहुत ही ज़्यादा कारगर होते हैं, ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। बेसिकली आपके खारे पानी और अर्ध खारे पानी में आपके मैंग्रोव फॉरेस्ट उगते हैं और आपकी रेस्पिरेटरी रूट्स जो हैं आपकी मैंग्रोव वनों में ही पाई जाती हैं। ऑप्शन 2 एकदम करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे कि कवक का किसी पौधे की जड़ के साथ सहजीवन क्या कहलाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगेन, कि कवक जो है, कवक का किसी पौधे की जड़ के साथ सहजीवन क्या कहलाता है। राइजोबियम, माइकोराइजा, प्रकाश संश्लेषण या अधिपादप। तो आपके कवक जो होते हैं, कवक का किसी पौधे की जड़ के साथ सहजीवन जो होता है, बेसिकली इसे हम माइकोराइजा कहते हैं। क्या कहते हैं? माइकोराइजा कहते हैं। ऑप्शन 2 एकदम करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे कि निम्नलिखित में से कौन से कीटभक्षी पौधे हैं। कीटभक्षी पौधों के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, जिन्हें आप इंसेक्टिवोरस प्लांट्स भी कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, कई बार आपके सीटेट की परीक्षा में और टेट की परीक्षा में भी पूछे जाते हैं। तो याद रखना है आपको कि कीटभक्षी पौधे आपके क्या होते हैं और साथ ही साथ इनके एग्जाम्पल क्या हैं। तो ऑप्शन हैं आपके नेफेंथिस, यूट्रिकुलेलिया, ड्रोसेरा, ये सभी, ठीक है। तो सबसे पहले तो कीटभक्षी पौधे यानी कि इंसेक्टिवोरस प्लांट्स के बारे में जान लेते हैं कि होते क्या हैं। तो ऐसे पौधे जो कीटों का भक्षण करते हैं, ऐसे पौधों को हम लोग कीटभक्षी पौधे कहते हैं। ये क्यों करते हैं कीटों भक्षण, ये इंपॉर्टेंट बनता है, एग्जाम में यही पूछा जाता है आपसे। तो ये कीटों का भक्षण इसलिए करते हैं कि ये जो पौधे होते हैं इनमें नाइट्रोजन की कमी होती है। नाइट्रोजन की कमी होने की वजह से इन्हें नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है, जिस वजह से ये आपके कीट जो होते हैं उनका भक्षण करते हैं। कीट के अलावा आपके छोटे मोटे जंतुओं का भी ये भक्षण कर लेते हैं। ये एग्जाम में एक बार आपसे सीटेट की परीक्षा में पूछा गया है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है कि कीटभक्षी पौधे बेसिकली आपके कीटों के अलावा छोटे मोटे जो आपके जंतु होते हैं उनका भी भक्षण कर लेते हैं, ठीक है। अब आपसे ये पूछा गया कि कीटभक्षी पौधे कौन कौन से, तो यहाँ पर मैं लाइन से लिख देती हूँ, आपको समझ आ जाएगा कौन कौन से कीटभक्षी पौधे हैं। आपको इसी तरीके से इन चीज़ों को याद रखना है, इसी तरीके से आपको अपने नोट्स बनाने हैं कि कीटभक्षी पौधे के बारे में अगर आप एक बार पढ़ें तो आपकी सारी इन्फॉर्मेशन एक ही जगह आपको मिल जाए, ठीक है। तो कीटभक्षी पौधों में आपका आता है घटपर्णी। कौन सा आता है? घटपर्णी। घटपर्णी के अलावा आपने विनस फ्लाईट्रिप का नाम सुना होगा, विनस फ्लाईट्रिप। पिचर प्लांट सुना होगा आप लोगों ने, पिचर प्लांट, पिंचर नहीं होता, पिचर होता है, ठीक है। पिचर प्लांट को बेसिकली हम लोग नेपेंथिस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? नेपेंथिस। ये जो नाम लिखा है इसी को हम लोग पिचर प्लांट कहते हैं, नेपेंथिस इसी को कहते हैं। ये चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक। उसके बाद आपका ब्लैडर वर्ट आपका एक तरीके का जो है कीटभक्षी पौधा होता है, ड्रोसेरा। जो आपका लिखा हुआ है ये ड्रोसेरा, ये आपका एक तरीके का क्या है? कीटभक्षी प्लांट होता है, ड्रोसेरा, ठीक। ड्रोसेरा के अलावा आपका सेरोनिया। कौन सा? सेरोनिया भी आपका एक तरीके का कीटभक्षी पौधा होता है, ठीक। इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है। अब यहाँ पर एक चीज़ मैंने बोली थी, आपके पिचर प्लांट जो होते हैं इनको नेपेंथिस कहा जाता है, वहीं ड्रोसेरा जो होते हैं इनको क्या कहा जाता है? इनको सनड्यूमा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सनड्यूमा, ठीक। सनड्यूस कहा जाता है, सनड्यूस। ये चीज़ आपको याद रखनी है, सनड्यूस कहा जाता है आपके ड्रोसेरा को। ये इंपॉर्टेंट बनता है, कई बार एग्जाम में आपसे हो सकता है कि सनड्यूस दे दिया जाए, ठीक है। तो याद रखना है कि सनड्यूस भी आपका एक तरीके का कीटभक्षी पौधा होता है। तो आप लोगों ने कई सारे एग्जाम्पल पढ़े, आप लोग समझ गए होंगे कि नेपेंथीज, यूट्रिकुलेरिया, ड्रोसेरा ये सभी के सभी हमारे कीटभक्षी पौधे होते हैं। कीटभक्षी पौधे कीटों का भक्षण क्यों करते हैं? क्योंकि इनमें नाइट्रोजन की कमी होती है, इसलिए नाइट्रोजन की इन्हें अधिक आवश्यकता होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे कि पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? आपसे इकोसिस्टम के बारे में पूछा जा रहा है कि सबसे पहले इकोसिस्टम शब्द किसने दिया था। ऊपर आपने जो है पारिस्थितिकी शब्द पढ़ा था, ठीक है। ये आपसे तंत्र के बारे में पूछा गया है। जो आपका इकोसिस्टम जो टर्म है ये आपका बेसिकली किसने प्रयोग किया? ऑप्शन है आपके एजी टॉन्सले, अर्निनीज, अर्नेस्टेकल, इनमें से कोई नहीं। तो एजी टॉन्सले साहब जो थे, एजी टॉन्सले साहब ने आपका जो है इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था,
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे कि प्रकृति का मेहतर किसे कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि आपके प्रकृति के जो स्कैवेंजर्स हैं इन्हें क्या कहा जाता है, किन्हें कहा जाता है। कवक को, अपघटक को, कवक और अपघटक दोनों को, इनमें से कोई नहीं। तो प्रकृति का जो मेहतर है वो बेसिकली आपके जो है कवक और अपघटक, इन दोनों को ही कहा जाता है, इसीलिए आपका थर्ड ऑप्शन एकदम करेक्ट होगा। ठीक है, आज के क्वेश्चंस यहीं तक थे। आई होप आप सभी को ये सारे क्वेश्चन अच्छे लगेंगे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग कोई ना कोई रिस्पॉन्स जरूर दे के जाया करिए। आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, कोई कॉमेंट भी कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा आप सभी से ये रिक्वेस्ट करूँगी कि यदि आपको कोई भी डाउट रहता है तो आप लोग कॉमेंट बॉक्स में उस डाउट को पूछ सकते हैं। ठीक है, तो मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।